अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग क्या? ठीक होंगे। यस, आई एम हाँ, रजाना। एक टेबल पे पड़ा होगा। टेबल वगैरह पे मैम आप देव, मैम सेशन लाइव हो गया है, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग हमारा सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स समराइज व्हाट वी कवर्ड यस्टरडे, स्पेसिफिकली जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमने छोड़ा था डॉकर्स और क्यूबरनेटीज की डिस्कशन पे। तो पहले हम वहाँ से समराइज करते हैं कि कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, एंड देन आई हैंड ओवर इट टू आकिब टू टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर। अच्छा, तो जब हम बात कर रहे थे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, एक सेकेंड। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मतलब के स्टार्ट हम जो समराइज करेंगे उसको, वो है हमारा डॉकर एंड क्यूबरनेटीज के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले, क्योंकि ये एक आपका, जब एमएल ऑप्स की आप बात करते हैं तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, और आपको इसका कॉन्सेप्ट का कोर का अंडरस्टैंड होना चाहिए कि लाइक आप लोग इसको ये कहाँ पे यूज हो रहा होता है। लाइक आजकल के ज़माने में एमएल ऑप्स अगर आप लोग कर रहे हैं एंड यू आर नॉट कम्प्लीटली फेमिलियर विद डॉकर और क्यूबरनेटीज के कॉन्सेप्ट से, तो दिस इज द कोर ऑफ डेवऑप्स एंड एमएल ऑप्स कोर्स। ठीक है। हम सबसे पहले कल बात कर रहे थे डॉकर की। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो होता है, पहले हमारी एप्लीकेशंस हम लोग एज अ जार फाइल या जिस तरीके से भी बना के हम अपने टेस्टर्स को देते थे। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मसला क्या आता था कि उनके पास वैसी कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट नहीं होती थी जिसकी बेस के ऊपर वो रन करें, तो उनको एरर आता था, टाइम वेस्ट होता था। तो उसका जो सोल्यूशन निकला वो डॉकर का निकला। ठीक है। तो डॉकर के, जब हम डॉकर की बात की तो हमने देखा कि डॉकर हमें कंटेनर्स बना के देता है। डॉकर इमेजेस होते हैं और डॉकर कंटेनर्स होते हैं, राइट। सो कौन बताएगा कि डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर में क्या फ़र्क होता है? सो बेसिकली होता ये है कि जब आप सबसे पहले, अगर हम बेस से आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके। सो जब हम बेस से बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर आप डॉकर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए चीज़ें, अगर हम नोट डाउन करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो हमारे पास होनी चाहिए, लेट मी राइट इट डाउन। सबसे पहले जो, जी एक सेकेंड। ओके। सो पहली चीज़ जो हमारे पास होती है वो है आपका, कि आपने जब काम स्टार्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले जहाँ जो एक बेस है, हर चीज़ की एक बेस होती है ना। तो जब हम डॉकर की बात करते हैं तो हमारे पास जो बेस होती है वो डॉकर इंजन होता है। ठीक है। जहाँ पे आपने अपना वो रन करना होता है, जहाँ पे आपके आपके कंटेनर्स या डॉकर इमेजेस वगैरह, मतलब कि कंटेनर्स रन होते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि डॉकर जो इंजन होता है, ठीक है, ये क्या होता क्या है, ये एक लाइट वेट रन टाइम एनवायरनमेंट या पैकेजिंग टूल होता है जो कि सपोर्ट करता है रन करना कंटेनराइज एप्लीकेशन को। ठीक है। तो उसके बाद ये है कि इसके इसके अपने लाइक कुछ सर्विसेज होती हैं जो रन होनी होती हैं।
तो ये लाइक लिनक्स के लिए और विंडोज के लिए अपना अपना डॉकर इंजन होता है। अगर आप कोई डॉकर के कंटेनर्स अपने सिस्टम पे रन करना चाहते हैं, या आप डॉकर्स इमेजेस बनाना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं डॉकर रिलेटेड, तो सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो आपके पास डॉकर इंजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, फिर सेकंड चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? अच्छा, जब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है? आपके पास एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं। जैसे कि आप अगर देख लें इंटरफेस का, या कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपके पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं ना, अपने अपने प्रोजेक्ट से रेलिवेंट, ठीक है। तो वो सारी फाइल्स आपकी गिट रिपॉजिटरी के अंदर पड़ी होती हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फाइल जो वहां पे पड़ी होनी चाहिए वो होती है डॉकर फाइल, ठीक है। जो डॉकर फाइल होती है वो क्या होती है? वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि एक डॉकर इमेज बनना कैसे है, ठीक है। और उस एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से वो कंटेनर के फॉर्म में रन करेगा, लेकिन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, किसी और जगह के ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सब कुछ जो आपका मेंशन होता है ये आपकी डॉकर फाइल के अंदर होता है, ठीक है। तो एक तो आपका सबसे पहली बात है कि आपका एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के रैली के अंदर आपकी एक होगी डॉकर फाइल। आप प्रोजेक्ट, आप जैसे फॉर एग्जांपल समझ लें कि प्रोजेक्ट फाइल्स तो होंगी ही होंगी, ठीक है। तो एक आपकी होगी डॉकर फाइल, इसके अंदर होगी, ठीक है, जो कि आपको बताएगी कि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपकी क्या कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए, ठीक है, और क्या आपकी एनवायरनमेंट सेट होनी चाहिए, ठीक है। जब हमारा ये काम हो जाता है तो फिर हम करते हैं इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। हम इमेज बनाते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड कंटेनर। जब हम अपने प्रोजेक्ट को एज अ एक आप समझ लें कि एक एज अ टेम्पलेट, आप समझ लें, टेम्पलेट इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन आप समझे कि एक किसी को किसी चीज में देना है, लाइक एक पैकेज बनाना है, ठीक है। अब उसको आप इस तरीके से समझ लें कि आपको आपको पता है जब आप आजकल मैट्रेसेस वगैरह कोई भी चीज लेके आते हैं वो स्क्वीज्ड होती है, ठीक है। वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होती है। यू कैन नॉट यूज द मैट्रेस द वे इट इज पैकेज्ड, क्लोज होता है ना, आप उसको यूज नहीं कर सकते। उसको यूज करने के लिए आपको उसको ओपन करना पड़ता है, वो रन हो जाता है, एंड देन यू कैन यूटिलाइज इट, राइट। सिमिलरली जो आपका जब इमेज होता है वो एक आपका पूरा का पूरा पैकेज एनक्लोज्ड होता है। उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके अंदर आपकी पूरी प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, डिपेंडेंसीज की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, ठीक है, जो बनाई किस तरह जाती है डॉकर फाइल के थ्रू, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हैं कि आप उसका इमेज बना लेते हैं, और जब आपका इमेज बन गया, नाउ दिस इमेज कैन बी डिप्लॉयड ऑन एनी सिस्टम, ठीक है। आप इस इमेज को डिप्लॉय कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इमेज इज नॉट द रनिंग फॉर्म ऑफ योर एप्लीकेशन। इमेज रन नहीं कर रहा होता, आप यूज इमेज को एज इट इज यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इमेज इज नॉट द रनिंग स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन, इट इज जस्ट द पैकेज्ड फॉर्म, ठीक है, जो आप शेयर करने के लिए यूज करते हैं। जब आपका इमेज बन जाता है, ठीक है, इमेज बनने के बाद आपका क्या होता है कि आपका जो इमेज है ये कहीं पे अपलोड होना चाहिए, ताकि लाइक आप शेयरिंग करनी है आपने, एक से दूसरे को ट्रांसफर करना है अपना डेटा, ठीक है। जब वो काम करना होता है तो उसके लिए हम हमारे पास रजिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? वो रिपोजिटरीज होती हैं जहां पे आपके डॉकर इमेजेस स्टोर होते हैं और आपके डॉकर इमेजेस मैनेज्ड होते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी रजिस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। और हमारे पास जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, जो आजकल हम बहुत नाम आपने सुना होगा, ठीक है, कि जो बहुत कॉमन है, ठीक है, वो आपका कौन सी है? डॉकर हब। डॉकर हब के ऊपर हमारे नॉर्मली इमेजेस पड़े होते हैं, लेकिन डॉकर हब इज नॉट द क्या डॉकर हब इज सॉरी डॉकर हब इज नॉट द ओनली रिपोजिटरी, इट्स अ पब्लिकली अवेलेबल रिपोजिटरी, रजिस्ट्री, ठीक है, जो कि जहां पे अपलोड किए हुए इमेजेस हर कोई यूज कर सकता है। आई मीन उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको प्राइवेट कर लें या पब्लिक कर लें, मगर एज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म अगर कहीं पे इमेजेस पड़े होते हैं तो वो डॉकर हब होती है, बट देयर आर प्राइवेट रजिस्ट्रीज एज वेल, ठीक है। उसके बाद आपके पास डॉकर हब हो जाता है, डॉकर हब आ जाता है। अब आता है कि ये आपका डॉकर इंजन था, आपका प्रोजेक्ट था, आपने डॉकर फाइल को, बल्कि या मैंने मिस कर दिया उसको, हाँ डॉकर फाइल लिख दिया। डॉकर फाइल को यूज करते हुए आपने इमेज बना लिया, इमेज बना के आपने उसको डॉकर हब के ऊपर अपलोड कर दिया, ठीक है। अब
दूसरा बंदा या दूसरी टीम या टेस्टिंग की टीम ने उसको यूज करना है, ठीक है, वो इस इमेज को पुल करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर। when they are going to pull the image on their system, they don't need to do anything, उनको कुछ नहीं करना, जस्ट उनके सिस्टम में डॉकर इंजन रन होना चाहिए, ठीक है। वो अपने उसमें अपने इमेज को पुल करेंगे एंड फ्रॉम देयर दे कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। अच्छा, जब वो इमेज आता है तो वो किस फॉर्म में रन होता है? जो इमेज की रनिंग स्टेट होती है उसको हम कहते हैं कंटेनर। So what is the difference between image and container? Image is a static enclosed application, ठीक है, जो कि रनिंग स्टेट में नहीं होती है। जब हम उसको रन करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और वही जो आपका पूरा पैकेज, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग स्टेट में आ जाता है, तो देन इट बिकम्स अ कंटेनर, कि कंटेनर है जो रनिंग एप्लीकेशन होती है, ठीक है। फिर अब जैसे हमने थोड़ी सी बात की थी कल, कि जैसे अब हम डॉकर्स को कहाँ पे लेके आते हैं? हम डॉकर्स को लेके आते हैं जहाँ पे हमने आई मीन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, कि छोटी छोटी सर्विसेज हैं, इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं, वो आपस में लिंक कर सकती हैं, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट दे नीड द कनेक्शन, राइट? सो देयर इज एन इंटरफेस एंड देयर इज अ डेटाबेस दैट नीड्स टू बी कनेक्टेड, राइट? सो दो डिफरेंट जब सर्विसेज हैं, उन्होंने आपस में कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक होती है, एक डॉकर कंपोज होता है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये टूल होता है, इसको हम यूज करते हुए एक तो मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि दरमियान में नेटवर्क की हम लोग कनेक्शन बता सकते हैं कि यार ये वाला कंटेनर उस वाले कंटेनर के साथ कैसे कनेक्ट हो, ठीक है, और इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन कैसे करनी है, डेटा ट्रांसफर का फ्लो कैसे होना है, ये किस नेटवर्क का हिस्सा है, सो दैट बिकॉज अगर एक एक अलहदा से इंटरफेस का कंटेनर बना हुआ है और एक अलहदा से जो है वो डेटाबेस का कंटेनर बना हुआ है, बट दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू ईच अदर, देन उसका फायदा नहीं है ना, तो वो तो एप्लीकेशन आपकी आपस में रन ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये डॉकर कंपोज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल कंटेनर, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, या फिर लाइक कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट ओवरऑल हाई लेवल ये हो गया, ठीक है। अब ये बात होगी आपकी डॉकर्स की, ठीक है। अब हम करते हैं बात क्यूबरनेटिस के बारे में। मैम मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर जी जी। कि डॉकर में और वर्चुअलाइजेशन में क्या फ़र्क है? अगर हम डॉकर की जगह VMware यूज़ करते हैं या कोई और वर्चुअलाइजेशन जिस तरह हाइपर व्यू हो गया, तो इसमें और डॉकर में क्या फ़र्क है? बड़ी अच्छी आपने क्वेश्चन किया, मैंने कल इसका आंसर दिया था, मैं दोबारा देती हूँ। देखें, मेन डिफरेंस रिसोर्सेज का डिफरेंस है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन करने के लिए जब आप वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो आप वर्चुअलाइज किस लेवल पे कर रहे होते हैं? आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे, लाइक हार्डवेयर के रिसोर्सेज के लेवल पे आप वर्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो क्या करती है, वो आपके ओरिजिनल सिस्टम के रिसोर्सेज में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है कि यार ये मुझे चाहिए, ठीक है, एंड दिस इज आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस, ठीक है। और अगर आपका फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन नहीं भी रन हो रही है, ठीक है, उसका उसको इतनी हाई रिसोर्सेज नहीं भी चाहिए हो रहे हैं, एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या होगा कि आपका आई I मीन वो रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड ही रहेंगे, ठीक है। ये होता है वर्चुअल मशीन के अंदर कि ये हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन करती है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑल द लेयर्स आर वर्चुअलाइज्ड, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा अपना होता है उस वर्चुअल मशीन का, उसका उसका एक हार्डवेयर का एक इमेज उसके लाइक हम एलोकेट कर देते हैं, और वो एज्यूम कर रही होती है वर्चुअल मशीन कि ये डिस्क, ये रैम, ये सारा कुछ मेरा है, और दूसरी कोई जो चीज है ना वो उसको यूज नहीं कर सकती है। अगर दूसरी वर्चुअल मशीन में बनाऊंगी तो वो VM1 का कोई भी रिसोर्स यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उसको स्पेसिफिकली एलोकेट हो चुके हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डॉकर की बात करते हैं तो जो डॉकर इंजन है वो लाई करता है अबव द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ये लाइट वेट होता है, ठीक है। इसका अपना कोई, ये डॉकर्स के लिए अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए नहीं होता है, वो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है जो भी आपका बेस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके फीचर्स को यूज करता है, और उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो सिर्फ कंटेनर्स को रन करता है। तो उस इस केस के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा
लाइक वो जो वर्चुअलाइजेशन है वो एवरी लेवल पे नहीं हो रही होती है। हमारा जो नीचे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम तक है, वी आर नॉट वर्चुअलाइजिंग दैट। उसके बाद जब आपने उसको कंटेनर को यूज करना है और वो बनने हैं, तो वो जो डॉकर इंजन है आपको जस्ट वो फैसिलिटेट करता है। सो यू आर यूजिंग all the containers, they are using the same resources। और जब वो अपना उनका यूजेज खत्म हो जाता है, कंटेनर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो मेमोरी और वो रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं। ओके अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं क्यूबरनेटीज के बारे में। अ, अब बात ये हो रही है कि हम लोग के पास थोड़े बहुत जब इमेजेस को मेंटेन करना होता है तो वो काम इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। मतलब कि थोड़े बहुत कंटेनर्स थे, उनको आपने रन कर लिया और फिर आप लाइक उनको स्केल अप करना स्केल डाउन करना तो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब आप बात वो बोलता है कि यू डोंट वांट मच ऑफ बिजनेस नाउ। क्या अमेरिकन बिजनेस जो है उसका कब्जा हो जाता है तो 35% कुछ शेयर होता है। इससे फाइल लेता है, इधर सी दिस इज द फ्यूचर, इट्स गेटिंग सोल्ड माइकल, आग में फेंक देता है फाइल। आई थिंक ये डिस्कशन में है या ये गलती से अनम्यूट हो गया है? गलती से अनम्यूट हो गया मेरा। इनको कहना चाहिए कि मूड। जी ओके अच्छा। तो जब हम ऑर्केस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास टूल होता है वो क्यूबरनेटीज होता है। इसका रीजन क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारे लाइक डॉकर कंटेनर्स हों फॉर एग्जांपल, और आपने मैनेज करना हो अकॉर्डिंग अक्रॉस डिफरेंट क्लस्टर्स, ठीक है, तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्यूबरनेटीज का यूज होता है। बट इट इज नॉट ओनली लाइक इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि बस आप ये कह रहे हैं कि मल्टीपल्स को हैंडल करना होता है। तो क्यूबरनेटीज आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। हम लोग इसे अगर देखें सबसे पहले इसके लिए कि हम लोग का कौन कौन से मेन फीचर्स हैं जो क्यूबरनेटीज से हम के थ्रू हमें मिलते हैं, ठीक है। पहली चीज होती है कि हमें हाई अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि ये जो होता है ना, पहली चीज होती है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपका कोई डाउन टाइम नहीं होता। अगर आपका किसी टाइम पे कोई चीज कोई एक सर्विस फेल हो रही है तो देन देयर इज एन ऑलवेज एन ऑप्शन कि जो आपकी जो उसको ओवरकम कर लेगी, ठीक है। तो आपका जो सिस्टम है वो हमेशा अवेलेबल होता है, जो कि हम लार्ज कंपनी या इवन स्मॉलर कंपनीज में भी हमारी हमेशा रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा सिस्टम डाउन ना हो, ठीक है। सो हाई अवेलेबिलिटी बेसिकली मीन्स दैट देयर इज नो डाउन टाइम। सेकंड चीज होती है हमारी स्केलेबिलिटी, ठीक है, जो मैंने कल भी बताया था, ठीक है। स्केलेबिलिटी या फिर आप इसको हाई परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। हम हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। इसका बात का क्या मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द नीड आपका सिस्टम इज कैपेबल ऑफ स्केल और लाइक अप स्केल और डाउन स्केल, ठीक है। अगर आपको जरूरत है ज्यादा रिसोर्सेज की तो अप स्केल हो जाएगा, अगर कम रिसोर्सेज की जरूरत है तो वो डाउन स्केल हो जाएगा। और तीसरा इसका जो फीचर होता है वो होता है हमारा डिजास्टर रिकवरी। इसका क्या मतलब है कि अगर बैकअप लाइक अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया किसी वजह से, तो फिर लाइक उसके पास मैकेनिज्म होते हैं कि अपने सिस्टम के बैकअप्स ले सके और उनको रीस्टोर कर सके और अपने सिस्टम को जहां पे भी जो भी कंटेनर्स की स्टेट थी वहीं से वो उसको दोबारा रन करवा सके, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आर्किटेक्चर की बात, ठीक है, यहाँ अगर हम ओवरऑल आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारे पास क्या आर्किटेक्चर होता है इसका, कि हमारा एक क्लस्टर के अंदर, ये एक क्लस्टर है, ठीक है, इस क्लस्टर के अंदर एक हमारी मास्टर नोड होती है, और मास्टर एम एन में से डिनोट करती हूँ, मास्टर नोड होती है, ठीक है। और फिर हमारे पास देयर कैन बी मल्टीपल वर्कर नोड्स। सबसे पहले आर्किटेक्चर के अंदर हमारे यहाँ क्या होता है कि एक आपकी मास्टर नोड होती है और फिर आपके मल्टीपल वर्कर नोड्स होती हैं, ठीक है। हर वर्कर नोड के ऊपर एक सर्विस रन कर रही होती है जिसको हम कहते हैं क्यूबलेट। यहाँ पे एक सर्विस रन करती है और उसको हम कहते हैं, कौन सेकेंड,
इसको हम कहते हैं क्यूलेट। ये हर आपकी उस पर रन कर रही होती है, वर्कर नोड के ऊपर रन कर रही होती है, ठीक है। ये क्यूबलेट हर एक के ऊपर रन हो रही थी, ठीक है। इसका क्या काम होता है, ये अपने इस नोड के ऊपर जो भी कंटेनर्स रन हो रहे होते हैं, जो भी उनके प्रोसेसेस होते हैं, ये उनको वेरीफाई कर रही होती है या उनको मैनेज कर रही होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अब जो कंटेनर्स हैं वो कहाँ पे रन हो रहे होते हैं, ठीक है। नोड का क्या मतलब है, सबसे पहली तो बात क्वेश्चन ये बनता है कि नोड क्या है, ठीक है। नोड कैन बी अ फिजिकल सर्वर और इट कैन बी अ वर्चुअल सर्वर। एक फिजिकल मशीन भी हो सकती है, एक वर्चुअल मशीन भी हो सकती है। तो देर आर टू कॉन्सेप्ट, बल्कि तीन कॉन्सेप्ट कहते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको जब अगर हम पहली बात करें, हमने कहा कि ये क्या है, ये क्लस्टर है, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन कि ये क्लस्टर है, ठीक है। ये क्लस्टर है ना, हमने कहा कि ये क्लस्टर है, इसको हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्लस्टर है, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग के ऊपर, ओके। ये आपका क्लस्टर है। सो व्हाट डज क्लस्टर मीन? क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ nodes that are interlinked through a network, जो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ नोड्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। हर क्लस्टर आई मीन ये कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये मास्टर नोड और ये जो वर्कर नोड्स हैं ये एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। दे कैन बी एट डिफरेंट प्लेसेस, दीज कैन बी डिफरेंट मशीन्स, सम ऑफ देम कैन बी वर्चुअल मशीन्स एंड द अदर कैन बी जो है वो फिजिकल बेयर मेटल मशीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब होता है क्या है कि सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि क्लस्टर, ओके। नाउ व्हाट इज द नोड? क्लस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स, राइट, जिसके अंदर आपकी एक मास्टर नोड होगी और एक नहीं मल्टीपल वर्कर नोड्स हो सकती हैं। अच्छा, एक मास्टर नोड भी होना जरूरी नहीं है। अभी बता देती हूँ कि शायद मुझे बाद में याद ना रहे कि हमने बैकअप रखने के लिए हमारे पास नॉर्मली दो मास्टर नोड्स होती हैं और जिसमें एक एज अ प्राइमरी काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही अगर किसी सिचुएशन में वो फेल हो जाती है तो उसकी उसकी जगह जो सेकेंड बैकअप नोड है वो अपना काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। बट नॉर्मली लाइक हम लोग मास्टर नोड्स बहुत ज्यादा नहीं रखते क्योंकि मास्टर नोड्स का वर्कलोड ना कम होता है, ठीक है। अच्छा, नोड की बात हो रही थी कि नोड क्या है। नोड कैन बी अ फिजिकल मशीन, ठीक है, और ये वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, ये बेयर मेटल मशीन भी हो सकती है। सो दिस कैन बी अ वर्चुअल मशीन और बेयर मेटल, और ये सारी अलग अलग ये मशीन्स हैं, समझ लें कि अलग अलग सर्वर्स हैं। अब हर नोड के ऊपर जो कंटेनर्स कहाँ पे रन हो रहे थे, कंटेनर्स वर्कर नोड पे रन हो रहे थे। यहाँ पे एक कंटेनर रन होगा, यहाँ पे एक कंटेनर रन होगा, यहाँ पे एक कंटेनर रन होगा, ठीक है। देयर कैन बी मल्टीपल कंटेनर्स जो कि हर मशीन के ऊपर रन हो रहे थे, ठीक है, इस तरीके से, सही। तो जो कंटेनर्स हैं वो आपके वर्कर नोड्स के ऊपर रन हो रहे होते हैं, ओके। नाउ कम्स के, अच्छा फिर जो ये है मास्टर नोड है, इसका क्या काम है? मास्टर नोड के बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। मास्टर, पहली बात ये है कि मास्टर नोड इज नॉट वेरी डज नॉट नीड हाई रिसोर्सेज। असल जो काम करना है वो, जी अबू बकर बताएं। मुझे ये पूछना था कि जो अगर सिंगल बेयर मेटल है तो उस पे वर्कर नोड्स और मास्टर नोड एक उस पे नहीं हो सकते बेयर हो मेटल सकती में, है, तो हो भी ऑन सकती है, सेपरेट। हो सकती है। आई मीन होता नहीं है, होता नहीं है। आई मीन ये सिर्फ आप वर्क एनवायरनमेंट पे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आप अपने, आप देखें, आपने अपने सिस्टम के ऊपर वर्चुअल मशीन बना लें एक अलहदा से, जिसको आप एज अ वर्कर नोड कह दें, दूसरी मशीन को आप एज अ मास्टर नोड, एक मशीन को मास्टर नोड बना दे, दूसरी को वर्कर वो बना दे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता एक मशीन के ऊपर, लेकिन होता नहीं है। आई मीन असल एनवायरनमेंट में तो कभी भी ऐसा नहीं होता, बट हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस वगैरह के लिए हो सकता है, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होगी तो आप लोग कर सकते हैं उसको एक ही अपने सिस्टम के ऊपर। अच्छा, अब बात हो रही है कि आपकी जो मास्टर नोड है, तो मैंने आपको बताया कि वर्कर नोड के ऊपर जो आपका वो हो रहा होता है, लाइक असल काम या एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस आपकी वर्कर नोड्स पे हो रही होती है, ठीक है। और जो आपकी मास्टर नोड होती है वो इतनी उसको हाई रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते हैं, बट एट द सेम टाइम द मास्टर नोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड। अगर मास्टर नोड डिस्ट्रॉय हो गई है तो देर इज नो वे कि आप जो कंटेनर जो है आपके उसके ऊपर वर्कर नोड्स पड़े हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन रखें, क्योंकि मास्टर नोड इज द वन जिसको पता होता है कि मेरे साथ लिंक्ड कौन से कंटेनर्स हैं, उनकी क्या स्टेट है, सारा कुछ मास्टर नोड को पता होता है। अगर मास्टर नोड डिस्ट्रॉय हो जाए तो देन मतलब कि आपका जो लिंक है वो ब्रेक हो जाता है आपके उस क्लस्टर के वर्कर नोड के साथ, ठीक है। और इसके तरीके हैं इसको रिकवर करने के, लेकिन जस्ट एज अ इजी वर्ड्स में अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो। अब आपकी जो मास्टर नोड होती है, ठीक है, इसके 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 इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से होते हैं, ठीक है।
इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहला इसके पास जो इसका कंपोनेंट्स आप कह लें इसको, ठीक है। पहला इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है एपीआई सर्वर। मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे हर दफा ये रेड करना पड़ता है, इसको फिक्स कैसे करना है, शायद मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, बट आई विल सी दैट एनी हाउ। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है एपीआई सर्वर। अब एपीआई सर्वर क्या होता है? अब ये जो आपका क्लस्टर है या आपकी जो क्यूबरनेटीज का क्लस्टर है, ठीक है, इसको लाइक या आप समझ ले कि मास्टर नोड के साथ कनेक्शन के थ्रू लाइक कोई कोई तो तरीका होगा ना कि जिससे हमने इसको सारा कॉन्फ़िगर करना है, राइट। मतलब जो इवन जो होते हैं क्यूबरनेटीज वो एडमिन्स होते हैं, उन्होंने जो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है वो कहाँ पे करनी होती है? वो एपीआई सर्वर के अंदर करनी होती है। अब जो आपका एपीआई सर्वर है वो आपको 3 तरीके प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक वो प्रोवाइड करता है कि एक वो यूआई देता है कि तुमने अगर यूआई के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो तुम वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, या फिर वो आपको देता है एक एपीआई, ठीक है। एपीआई कीज भी होती हैं एपीआईज के थ्रू, आई मीन कीज की बात नहीं मैं करी, एपीआईज होती हैं, ठीक है। आप अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू यूजिंग एपीआई भी अपने क्यूबरनेटीज क्लस्टर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। या तीसरी चीज होती है आपकी सीएलआई, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपने इसके साथ क्लस्टर के साथ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं या इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आपका जो मेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है कंट्रोलर मैनेजर, ठीक है। इसका क्या काम होता है? ये कीप ट्रैक करता है कि जो सारी नोड्स है ना उसके ऊपर क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग ऑन ऑल द जो भी क्लस्टर के अंदर क्या हो रहा है, लाइक कैसे उनका इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, अप हो रही है और नई बनाने की जरूरत है। तो ये जो सारा है दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ये मास्टर नोड, ठीक है। फिर एक होता है आपका स्केजुलर। ये सारे कहाँ की बात करी, ये मास्टर नोड के कंपोनेंट्स हैं, बल्कि मैं ये लिख देती हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ मास्टर नोड। अच्छा, स्केजुलर होता है, स्केजुलर का क्या काम होता है? वो देखता है कि ये क्योंकि ये यहाँ पे मास्टर नोड पे बैठा हुआ है, वो देखता है कि जो बाकी की नोड्स हैं कौन सी के ऊपर कितना लोड है। फॉर एग्जाम्पल इस पे सिर्फ 10% है और इस पे 40% है, तो वो क्या करेगा कि जो नया कंटेनर ट्रिगर होना है, ठीक है, या पॉपअप होना है या इनिशियलाइज करना है, वो कोशिश करेगा उन नोड्स के ऊपर करे जो अवेलेबल ज्यादा हैं, जिनका लाइक जो कि फ्री ज्यादा है, जिसके ऊपर काम कम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, सो दैट के जो है वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाए, ठीक है। ये स्केड्यूलर का काम होता है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ईटीसीडी, ठीक है। ये क्या करता है? ये जो भी लाइक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वैसे तो इसके सारे कंपोनेंट्स ही इंपॉर्टेंट है, बट एनी हाउ ईटीसीडी का काम ये होता है कि इसने जो भी स्नैपशॉट्स होती है ना क्लस्टर्स की, नॉट क्लस्टर्स की, नोड्स की, ठीक है, उसके उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इसके पास सेव होती है। और अगर आपका कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको दोबारा से अपनी सेम स्टेट से रन करना, ये उसके थ्रू यूज करता है। किसके थ्रू? ईटीसीडी के पास जो स्नैपशॉट्स होती है उसको यूज करते हुए ये उसको दोबारा से कंटेनर को अपनी उसी जगह से स्टार्ट करता है जहां पे वो एंड हुआ होता है, ठीक है। ये बात होगी। अब यहाँ पे ये हो गया। एक और इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है इसके दरमियान का, ठीक है, वो होता है यहाँ पे एक होती है एक और इम्पोर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो होती है वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क होता है जो कि क्या करता है? वर्चुअल नेटवर्क क्या करेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सारे लैदा लैदा लाइक कंपोनेंट, वो नेटवर्क NW, ओके ओके। सो बेसिकली वर्चुअल नेटवर्क क्या करता है कि सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए लाइक जो डिफरेंट नोड्स हैं इनको आपस में कनेक्शन फैसिलिटेट करता है, ठीक है। और इनका डेटा जो है वो फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब कॉन्सेप्ट था कंटेनर्स का, जब हम बात कर रहे थे डॉकर की, जब आया क्यूबरनेटिस की बात आई, ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज जो आप सुनते हैं आई मीन क्यूबरनेटिस की दुनिया में
या फिर जब आप एज अ SRE काम करते हैं, या लाइक एज अ डेवऑप्स भी काम करते हैं, तो ये वाली टर्म बहुत कॉमन है। एंड और इवन ना जैसे लॉग्स के अंदर भी वो आप काफी देखेंगे कि पॉड डिस्ट्रॉय हो गया। तो द पॉड, अब पॉड क्या होता है? दैट इज समथिंग लाइक जो कि ना इसका वर्कर नोट्स के ऊपर की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई मीन नॉट वर्कर नोट्स, लेकिन ओवरऑल जनरल पॉड्स की बात करें कि पॉड क्या होता है, ठीक है। पॉड बेसिक क्या क्या होता है? इट इज बेसिकली दी स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। ये जो मैं कह रही थी ना, ये कंटेनर रन हो रहे हैं, या मैं कह रही थी ना ये कंटेनर रन हो रहे हैं, है ना। ये क्या डायरेक्टली कंटेनर रन हो रहे होंगे यहाँ पे? जैसे हमने वहां से इमेज पुल किया डॉकर हब से, और यहाँ पे जैसे विदाउट क्यूबरनेटिस यहाँ पे वो रन होता था, क्या रन होता था? कंटेनर्स बन जाते थे, उस इमेज की रनिंग एप्लीकेशन हो जाती थी, ठीक है। यहाँ पे आपके डायरेक्ट कंटेनर्स रन नहीं हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था? पॉड्स रन हो रहे थे। सो व्हाट आर पॉड्स? दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन क्यूबरनेटिस वर्ल्ड, ठीक है। और जो भी आपका, सो व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द पॉड एंड द कंटेनर? सो आप ये समझ लो कि ये था आपका, ये था आपका, ओके, सो ये था आपका कंटेनर सी, ठीक है। इसके ऊपर एक और एब्स्ट्रैक्शन की लेयर हमने दे दी, और इसको हमने कह दिया, ठीक है। और हर एप्लीकेशन का, ठीक है, एक पॉड के अंदर एक ही एप्लीकेशन रन हो रही थी, जैसे मैंने कंटेनर की भी कल बात बताई थी, ठीक है। तो एक उसके अंदर एक ही वो चीज रन हो रही होती है, ठीक है। अब एक, DHA phase into सॉरी मेरा ख्याल मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ, कब 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 डिस्कनेक्ट हुआ है? पॉड वाली बात सुन ली थी आप लोगों ने? यस मैम, बस पोर्ट वाली बात डिस्कस कर ले। ठीक है, ओके। सो बेसिकली होता है क्या है कि आपका जो पॉड और उसमें कंटेनर में क्या फर्क होता है? फर्क तो खैर नहीं मैं कह सकती, कि फर्क ही कह लें चलें, कि ये आपका होता है कंटेनर, ठीक है, जो आपको पता है। और वो क्या है? रनिंग फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। उसके ऊपर आपका आ जाता है जो है वो पॉड आ जाता है, ठीक है। अ, तो वो बेसिकली व्हाट इज पॉड? इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लेयर ऑन ऑन टॉप ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब इसका एक वजह क्या है कि हम हमें क्या जरूरत है पॉड को रखने की? क्या, एक तो ये कि वो वैसे भी मैनेजेबल क्लस्टर्स होते हैं, और उनको पता होता है कि जो है वो मतलब क्यूबरनेटिस के वर्ल्ड में वो एज अ पॉड उसको डील करते हैं, डायरेक्ट कंटेनर्स को डील नहीं करते, ठीक है। इसकी बस मैं एक क्विकली जो है वो एग्जांपल बता देती हूँ आपको, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये था, एक पॉड था, ये इंटरफेस वो था यूआई का, यूआई मैं इसमें लिख देती हूँ कि ये यूआई का मेरा पॉड बना हुआ है, ठीक है। अब एक है आपका डेटाबेस का, ठीक है, ये मेरा डीबी का कंटेनर इसमें रन हो रहा है, ठीक है, ये डीबी है, सही है। अच्छा, अब जब हो रहा होता क्या है कि यूजर इंटर, आपको पता है कि जब आपने इसके इसके साथ कनेक्शन करवाना है, ठीक है, तो आपने क्या करवाना है? आपने आईपीस देने हैं ना डेटाबेस के साथ कनेक्शन के दौरान, ठीक है। तो इसका कोई आईपी होगा जो इस पे आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, ठीक है। अब ये ना बड़ी चीज कॉमन है कि होता क्या है कि आपका वो जो है ये जो कंटेनर्स या पॉड्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब एप्लीकेशन फेल हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा बहुत बहुत कॉमन है कि आपका पॉड फेल हो गया, ठीक है। अब पॉड फेल हो गया, दैट इज फाइन। अब होगा क्या? ये पॉड फेल हो गया, इसकी जगह दोबारा बन जाएगा एक पॉड, ठीक है। ये तो काम है क्यूबरनेटिस का, और ये तो मैनेजर का, कंट्रोल मैनेजर का काम है कि उसने देखते रहना है कि अच्छा स्टेट फेल हो गई है तो दोबारा से बना दो, ठीक है। और उसको उसको उसकी कमिंग वो जो जो भी उसकी स्टेट थी उसको भी मेंटेन कर लिया, कि जो उसकी स्टेट थी वो वही वाली स्टेट है डीबी की रन हो रही है, ठीक है। ये वाला फेल हुआ, इसके ऊपर ये आ गया। होता क्या है कि जब भी पॉड बनता है तो इसको एक आईपी असाइन होता है। क्या होता है असाइन? आईपी, ठीक है। ये वाला बना पॉड, इसको एक आईपी असाइन हुआ, ये वाला बना, इसको एक आईपी असाइन हुआ, ठीक है। अब जब इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो ये थ्रू आईपीस कर रहे होते हैं, ये जो दो डिफरेंट कंटेनर्स हैं अब थ्रू आईपी कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब जब कहानी आई कि ये डिस्ट्रॉय हो गया, जब ये दोबारा हो गया, तो वो डीएचसीपी का उन्होंने प्रोटोकॉल यूज किया, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और नया आपका आईपी आ गया, ठीक है।
अब नया आईपी आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं मैच करी, फिर दोबारा जाके आपको इसमें जाके अपडेट करना पड़ेगा यूआई के अंदर कि आपने कौन से आईपी के साथ इंटरेक्ट करना है। तो हर दफा आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, विच इज नॉट कन्वीनियंट, विच इज नॉट डूएबल और ऑटोमेटिक प्रोसेस, राइट। तो फिर इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है सर्विसेज का, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका एक ये पॉड है, ठीक है, ये आपके क्लस्टर, ये आपके नोड की बात कर रही हूँ मैं, एक ये आपकी नोड है, ठीक है। ठीक, इसके अंदर एक ये आपका पॉड है, ठीक है, एक और पॉड है, इसके साथ एक चीज अटैच हो जाती है क्यूबरनेटिस की वर्ल्ड में, उसको कहते हैं सर्विस, ठीक है। ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस, हर पॉड के साथ एक सर्विस अटैच हो जाती है। अब जो आईपी मिलता है ना वो उस सर्विस को मिलता है। अब आप समझ लें कि ये बॉक्स जो भी फेल होना है ये सर्विस वही रहेगी। तो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है वो सर्विस लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब इसमें डीबी का जितनी मर्जी दफा फेल होके आता रहे वो आईपी हमें चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। वो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ये, और अब आखिरी एक कॉन्सेप्ट जो जरूरी मुझे लग रहा है मैं आपको बता दूं कि फाइनल फाइनल आई मीन इट्स नॉट फाइनल, वो जो है वो बहुत सारा है, और भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मगर एटलीस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब ना उसके अंदर एक चीज आ रही है, वो है कि अब ये आपका एक नोड है, ठीक है, इसके अंदर ये यूआई है, यूआई वाला वो है, ठीक है, और उसके अंदर एक वो है, ठीक है, एक इसके अंदर डेटाबेस का है, ये डेटाबेस का है, ठीक है, और ये आपका यूआई वाला है, ठीक है। अब आपका एक ब्राउजर है, ठीक है, उस ब्राउजर ने एक्सेस करना है आपकी एप्लीकेशन को। अब वो ब्राउजर को हमने सिर्फ इतना अलाउ करना है कि वो सिर्फ यूआई से, लाइक हम उसको नोड का आईपी तो कतई नहीं देंगे कि नोड का आईपी दो ताकि वो जाके जितने भी कंटेनर्स हैं वो डायरेक्ट डेटाबेस को भी एक्सेस कर ले, वी डोंट वांट दैट, राइट। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि जो आपका ब्राउजर है या जो आउटसाइड वर्ल्ड है, तो इसमें एक एक्सटर्नल सर्विसेज होती है, एक इंटरनल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आता है। एक्सटर्नल सर्विसेज ये लाइक यूजर इंटरफेस इज एन एक्सटर्नल सर्विस, ठीक है, जो दैट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। और इंटरनल सर्विस इज इंटरनल टू योर सिस्टम, सो दिस पार्ट शुड नॉट बी इंटरेक्टिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। तो अब यूज इसको एक्सटर्नल सर्विस को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड किसके थ्रू करते हैं, इंग्रेस रूल्स के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक दो कॉन्सेप्ट फाइनल आ जाते हैं, मैं उनको फाइनल लिख देती हूँ एंड देन आई विल जस्ट हैंड ओवर टू आकिब टू मूव फर्दर फ्रॉम हियर। तो एक आपका आता है इंटरनल सर्विसेज, वन सेकेंड, इंटरनल सर्विसेज होती हैं जो जो हम एक्सपोज नहीं करना चाहते। फिर एक एक्सटर्नल सर्विसेज होती हैं जो हम एक्सपोज कर देते हैं, तो करनी होती हैं। और फिर इन एक्सटर्नल सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हम यूज करते हैं इंग्रेस रूल्स, ठीक है, इंग्रेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो कि आपको उसके साथ कनेक्ट करवाता है, रूल्स कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि किस तरीके से, लाइक या इंग्रेस लिखते हैं, ईग्रेस भी होते हैं, इंग्रेस भी होते हैं, मगर इंग्रेस फिलहाल इस चीज को बात है। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड करने के लिए काफी है। और फिर जाहिर बात है कि जो क्यूबरनेटिस की दुनिया है वो बहुत वाइड है, उसको आप जो है वो मैनिफेस्ट फाइल आपने लिखनी होती है, वो सारा कुछ करना होता है। आई थिंक हम उस पर भी ज्यादा फोकस नहीं करें, तो एटलीस्ट आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो गई है। तो अब मैं आकिब को कहती हूँ, आकिब आप प्लीज कैरी ऑन कर लें आगे। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी। ये जो आपने बताया था पॉड का, ये जो हर मतलब एक हम्म डॉकर में जो एक कंटेनर है और जो क्यूबरनेटीज में पॉड है, हम्म। तो हम ये कहते हैं कि हर पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। नो, मल्टीपल नहीं, एक ही कंटेनर होता है, हो सकते हैं दो लेकिन ऐसा होता नहीं है। वी डोंट लाइक, बहुत कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई हमें दो एप्लीकेशन बहुत टाइटली कपल्ड है और एक साथ रखनी है, तो हाँ तब हम कर सकते हैं, मगर एक पॉड के अंदर एक ही एप्लीकेशन होती है, एक ही कंटेनर रन हो रहा होता है। अच्छा। हम्म। और अगर हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे देखें तो जो क्यूबरनेटीज में है वो पॉड जो है वो थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट, हम स्मार्ट उसको कह सकते हैं कि कंपोनेंट है, एज कंपेयर कि आप डॉकर का सिंपल एक कंटेनर को कंसीडर करें। हाँ, और फिर क्योंकि ये जो मास्टर और ये इनके जो नोड्स हैं, इन्होंने जो हैंडलिंग करनी है वो वैसे भी पॉड लेवल पे करनी है। जैसे मैंने अभी आपको शहीद बताया ना कि जैसे अभी दो लाइक डेटाबेस और यूआई ने आपस में कनेक्ट करना था, उन्होंने आईपी उनको आपस में चाहिए होता है ना एक दूसरे के लिए। अब ये पॉड्स का फेल होना या कंटेनर्स का फेल होना तो बहुत कॉमन होता है। तो अगर कोई चीज फेल हो गई दोबारा से बनेगी, तो जब नया पॉड बनेगा नया आईपी मिलेगा, तो क्या दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करेगा यूजर जाके? और क्या इस तरह ऑटोमेशन हो सकती है भला कि 1000 कंटेनर्स रन हो रहे हैं
अब वो रन करें, हम उसको जाके देखें ओहो वो कर गया, उसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, ऐसा नहीं होता ना, दिस इज नॉट डूएबल। तो इसका उन्होंने तरीका निकाला कि पॉड्स और पॉड्स के साथ अटैच की सर्विसेज और सर्विसेज को दिया आईपी, और वो सर्विसेज वहीं पे रहेंगी, उनके साथ अटैच वही रहेंगे, सिर्फ अंदर से वो पॉड डाई हो जाएगा और नया पॉड क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्यूबरनेटिस के अंदर काम होता ही पॉड्स के साथ है, डायरेक्ट कंटेनर्स के साथ नहीं होता। राइट। और हर पॉड जो है मेरा ख्याल है उसका एक पीवीसी होता है, और पीवीसी के आगे एक पीवी होता है जो मेरा ख्याल है एक स्टोरेज से इसको कनेक्ट करवाता है ताकि हाँ उसकी अपनी बिल्कुल, भी एक कंसिस्टेंट लोकल स्टोरेज स्टोरेज हो। अगर आपको जरूरत पड़े, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, अगर आपने उसको करना है तो हाँ बिल्कुल ऐसा है। वो फिर आगे मजीद ठीक है, डिटेल्स में चले जाते हैं हम उसके। ठीक है, सही है। ठीक है थैंक यू मैम। आकिब, यूर वेलकम शहीर। आकिब आप कंटिन्यू करें, आगे देखें कि आपने क्या आगे टॉपिक कवर लेके चलना है। ओके। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहाँ से कल हमने स्टॉप किया था। आई गेस हमारा सेशन ख़त्म हो गया था, तो उसको पहले कंप्लीट मैं कर दूं। एक सेकंड। आकिब आकिब एक मिनट देना। ये मॉडरेटर्स जो है काइंडली जरा उबैद इस दफा देखना, ये 2 दिन से ये हो रहा है कि ये कोई मेरा ख्याल है 10 PM वाले ना वो कर देते हैं आगे ना, मतलब मीटिंग एंड होती नहीं है हमारी, उससे पहले वो खत्म कर देते हैं होस्ट। जी सर तो सॉरी, उन्हें ये प्रॉब्लम इस वजह से आता है कि हमारा ऑफिशियली सेशन 9:45 पे एंड हो जाता है। तो जब हम इससे एक्सीड करते हैं तो वो 58 पे ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। तो ये हमने ऑटो मैक्स 58 से पहले ही ख़त्म करना होता है सेशन, क्योंकि इसके बाद अच्छा 10 PM की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा यानी 9:58 पे ऑटोमेटिक वो एक ऑप्शन लगी हुई है। जी। ओके ओके ठीक है। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। इज द स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो कल बात की थी वो हमारी थी मॉडल डिप्लॉयमेंट के ऊपर। और मॉडल डिप्लॉयमेंट के बाद हमारे पास कौन सी स्टेज होती है? स्टेज हमारे पास वो होती है कंटेनराइजेशन की, जिसमें हमारे पास डॉकर्स और कुबरनेटीज का हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपने आज के लेक्चर में मैम से अच्छे से पढ़ा, डॉकर्स भी और कुबरनेटीज भी। बेसिक आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो गया कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं, इनका डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो हमारी फिफ्थ स्टेज, ये हमारी डिप्लॉयमेंट की जो स्टेज होती है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है मॉडल मॉनिटरिंग की और मैनेजमेंट की। अब मॉडल मॉनिटरिंग क्या होती है कि एक बार आपने मॉडल को डिप्लॉय कर दिया है, आपका डिप्लॉयबल मॉडल है, अब आप उसको व्यू कर सकते हैं। लेकिन बैकएंड पे एक्चुअल में हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास मॉडल डिप्लॉय ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हमने उसको मॉनिटर करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। न्यू डाटा के ऊपर ये किस तरह परफॉर्म्स कर रहा है, हमने उसको ट्रैक करना है, उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होता है। तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारी अप्रोचेज होती हैं। मतलब हमने ये चेक करना है कि इसकी परफॉर्मेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम या न्यू डाटा के ऊपर वो मुसलसल गिरती तो नहीं जा रही, या फिर मॉडल ड्रिफ्टिंग का हमारे पास इशू तो नहीं आ रहा। मॉडल ड्रिफ्टिंग इज समथिंग लाइक your model is working very smoothly at the start, but as the passage of time it goes, वो आगे से उसका क्या होता है, वो उल्टा काम शुरू हो जाता है। वो काम उसका ना, जहाँ पर उसने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, कांस्टेंट रहना चाहिए उसे, वो क्या करता है, वो अपना मॉडल की एक्यूरेसी बद से बदतर होती जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं मॉडल ड्रिफ्टिंग। ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारे इश्यूज हमारे पास और भी होते हैं जिनको हम टैकल करते हैं। और इसके लिए हमारे पास अगर टूल की बात की जाए तो हमारे पास 3 से 4 प्रोसीजर मॉडल मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट में होते हैं। सबसे पहले होता है मॉनिटरिंग, उसके बाद होता है लॉगिंग, उसके बाद होता है अलर्टिंग। जो मॉडल मॉनिटरिंग होता है, इसके अंदर हम डैशबोर्ड्स की मदद से अपने उसके इश्यूज को देख सकते हैं। हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिसमें प्रोमेथिस है, ग्रिफाना है, डाटाडॉग है। ये हमारे पास कुछ डैशबोर्डिंग टूल हैं जिनकी मदद से हम देख सकते हैं मॉडल की मॉनिटरिंग, कि उसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस आ रही कैसी आ रही है, अगर आ रही है तो, और अगर वो उसकी मॉडल ड्रिफ्टिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके कॉजेज क्या है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिलता है तो हम इसके रियल टाइम डेमोस भी देखेंगे कि ये किस तरह होते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना ही जानना ज़रूरी है कि मॉडल मॉनिटरिंग में आप एक्चुअल में करते क्या हैं। मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कांस्टेंट है, डिक्लाइन कर रही है, या वो अच्छी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है लॉगिंग की। और लॉगिंग क्या होता है? लॉगिंग बेसिकली हमारे पास, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर आपने एक चीज सही कर रहे हैं तो एट एवरी रन, यानी कि हर बार अगर मॉडल ट्रेन हुआ है तो उसकी ट्रेनिंग का एक लॉग जनरेट होगा। अगर आप मशीन लर्निंग में ऑनलाइन लर्निंग की अप्रोच यूज कर रहे हैं जो रियल टाइम पे होती है, मतलब एवरी पैसेज ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड ऑफ टाइम के बाद वो मॉडल रीट्रेन होता है न्यू डाटा पे, क्योंकि वो डाटा हर सेकंड चेंज हो रहा होता है। तो इस तरह की जब हम ऑनलाइन लर्निंग यूज़ कर रहे होते हैं, या अगर हम ऑफलाइन लर्निंग भी यूज़ कर रहे हैं, अपने सिस्टम पे सिंपल मॉडल बनाया है, तो उसमें भी हम एक स्टेज पे लॉग्स जनरेट करवा सकते हैं कि अगर ये स्टेज सक्सेसफुल होती है तो इसका लॉग जनरेट हो जाए।
और अगर सक्सेसफुल नहीं होती तो इसका एरर वाला एक्सेप्शन वाला लॉग जनरेट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टूल होते हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। हमारे पास ईएल के स्टैक होता है। ईएल के स्टैक बेसिकली हमारे पास होता है, इसमें इलास्टिक सर्च होता है, लॉग स्टैश होता है और किबाना होता है। ये हमारे पास एक टूल्स का सेट है जो कि हमारे पास लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये एमएल ऑप्स में और डेवऑप्स में दोनों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके अलावा हमारे पास प्लंक भी है, फ्लूटेंट भी है, और इनके मदद से हम लॉगिंग कर सकते हैं। वैसे हम कस्टम लॉगिंग भी कर सकते हैं अगर आपको टूल्स यूज़ नहीं करने हैं। आप सिंपली मशीन लर्निंग में पाइथन की लाइब्रेरी है लॉग्स लॉगिंग के नाम से, एग्जैक्टली अभी उसका नाम मेरा ख्याल लॉगिंग है या लॉगर है। जी अरसलान। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने कहा है कि डाटा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, तो इसमें जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेशन टेस्टिंग चल रही होती है, या उसमें मतलब जब डाटा हमारा ट्रेन हुआ है नए नए डाटा के ऊपर, तो उसकी टेस्टिंग ऑटोमेशन होती है? नहीं नहीं, एक चीज़ तो ये मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं। अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि जब मैंने कहा ना कि डाटा हर सेकंड पे चेंज हो रहा है, तो वो ये वाला डाटा नहीं कह रहा जो सिंपल आप जो मॉडल ट्रेनिंग और टेस्टिंग करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपने एक मॉडल बनाया ही रियल टाइम इन्वायरमेंट के लिए या स्टॉक्स के लिए। ठीक है। अब रियल टाइम स्टॉक है तो उसके ऊपर आपने कोई खास किस्म की प्रिडिक्शन करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, या आपने कुछ भी करना है, तो आपको एक ऐसी अप्रोच चाहिए जिसके अंदर आपका जो ट्रेनिंग है ना वो कांस्टेंट ना रहे। मतलब आपने सन 1999 से लेकर 2005 तक के डाटा के ऊपर मॉडल ट्रेन कर दिया और आपको रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि अगले 10 साल में आपकी स्टॉक नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। तो उस केस के अंदर सिर्फ कुछ खास किस्म के, जिस तरह के ये एक यूज केस है, इस तरह के हमारे पास कुछ यूज केसेस होते हैं जिनके अंदर आपका प्रीवियस डाटा फेल होता है। वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक आपको मदद कर सकता है, लेकिन वो अनसर्टेन इवेंट्स के लिए आपको कुछ बता ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ऑनलाइन लर्निंग में, ये हम ऑनलाइन लर्निंग को यूज ही तब करते हैं जब ऐसा ही यूज केस हमारे पास हो। लाइक एज के अगले 5 साल में कोई नेशनल डिजास्टर आ जाता है जिसकी वजह से स्टॉक का या तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है, या स्टॉक जो वैसे मतलब बिल्कुल अपने आखिरी सांसों पे थी वो इतनी ऊपर चली जाती है कि मतलब वर्ल्ड की टॉप 5 या टॉप 10 में आ जाती है। तो उसकी जो प्रिडिक्शन होगी ना, उसके लिए एक विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टाइम फ्रेम सेट होगा, उसके बाद मॉडल ऑटोमेटिक रीट्रेन होगा। ठीक है। वो हमारे पास एमएल ऑप्स के वर्कफ्लो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर ऑन होता है और उसके अंदर फिर हमारे पास मॉडल रीट्रेन होता है। न्यू डाटा जब हमारे पास एक मैसिव अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है तो हम उस पर मॉडल को रीट्रेन करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ ये जो होता है ना रियल टाइम डाटा और हर सेकंड पे जो चेंजिंग होने वाला डाटा है, इसमें हम फिर मॉडल रीट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसमें वो टेस्टिंग और ट्रेनिंग वो उससे आप कंफ्यूज ना करें। ऑब्वियसली बात है, जो ट्रेन होता है वो आपने एक पर्टिकुलर डाटा पे करना है ट्रेन, उसके बाद टेस्ट आपने अनसीन डाटा पे उसको सिर्फ टेस्ट करना है। लेकिन ये जो मैंने बात की ना हर सेकंड पे चेंज होने वाला, ये इसी तरह का यूज केस होगा कि आपके एक पर्टिकुलर अमाउंट तक वो मॉडल जो है ना आपका काम करेगा। उसके बाद जब आपके पास दूसरा डाटा एक अमाउंट में चंक में इकट्ठा हो चुका है, एक बल्क में इकट्ठा हो चुका है, तो आपका मॉडल रीट्रेन होगा उस करंट डाटा के ऊपर। और देन वो चीज़ सारी, वो अपना जो एमएल ऑप्स का जो साइकिल होगा, वो ट्रिगर, वो पूरा लाइफ साइकिल एक्टिवेट होगा और वो एक सर्कुलर वे में मॉडल मॉनिटरिंग से लेकर वो रीट्रेनिंग और वो सारा स्टेज वो उस पर जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए इसे। जी सर, थैंक यू, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है अलर्टिंग का। अलर्टिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास अलर्टिंग सबसे पहले तो ये देख लें कि अलर्टिंग यूज़ क्यों करते हैं। हम अलर्टिंग यूज़ करते हैं किसी थ्रेट के आने पे, या हमारा कोई चीज़ अगर काम सही से नहीं कर रही तो हम उसके ऊपर अलर्ट जनरेट करवा सकते हैं। या कोई खास थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर हमारी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है या ऊपर, तो हम किसी भी रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्टिवली अपने अलर्ट्स को जनरेट करवा सकते हैं। उसके लिए भी हम पेजर ड्यूटी, स्लैक या ग्रिफाना का यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स ये अलर्टिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद आ जाते हैं फीडबैक लूप एंड रीट्रेनिंग। अभी हमने रीट्रेनिंग के बाद वैसे भी कर ली, लेकिन ये स्टेज हमारे पास चूंकि मॉनिटरिंग के बाद आती है। मॉनिटर जब हम करते हैं, फर्ज करें वो अब डाउन हो गया, तो हमने मॉडल को, फीडबैक लूप वही है कि एक खास आपने साइकिल को ऑटोमेट कर देना सर्कुलर वे में। तो अब उसमें जब उसको लगेगा कि ये हमारे पास जो लॉग्स हैं या उसकी परफॉर्मेंस है मॉडल ड्रिफ्टिंग की तरफ जा रहा है, तो रियल न्यू बल्क ऑफ डाटा के ऊपर वो मॉडल रीट्रेन कर देगा। और इस चीज़ के साथ हम उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए अगर हम बात करें तो हम डाटा वर्जनिंग करते हैं। जिस तरह आपने मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि आप गिट यूज़ करते हैं कोड के वर्जन को, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के तौर पे, कि आप मल्टीपल उसके ना वर्जन 1 कोड का, वर्जन 2, वर्जन 3, आप डिफरेंट उसको कमेंट्स देके आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि अच्छा मैंने कितनी कमेंट्स की थी, पहले में क्या चेंजेस थी, सेकंड में क्या है। तो इसी तरह डाटा वर्जनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम डीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमारे पास डीवीसी इज नथिंग बट डाटा वर्जन कंट्रोल, सेम थिंग लाइक योर वीसीएस वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बस ये डाटा और एमएल के प्रोजेक्ट्स में हम डीवीसी का यूज़ करते हैं गिट के टॉप ऑफ द लेयर पे। ठीक है। उसके अलावा हम डेल्टा लेक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीवीसी बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा कॉमन है एमएल ऑप्स कम्युनिटी में।
उसके अलावा हम CI/CD पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा वर्जनिंग हो जाती है, ऑल्दो कि हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी आप इनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लें कि कौन सी स्टेज कब आती है। उसके अलावा CI/CD पाइपलाइंस बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन या कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट डिलीवरी सिस्टम्स। इसके लिए हम जेनकिन यूज़ करते हैं, गिटलैब यूज़ करते हैं, और उसके बाद सर्गल CI है। वैसे हम गिटहब एक्शंस भी बहुत अच्छा टूल है, हम हमारे पास फ्री है, तो हम उसको भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास पाइपलाइंस जो हमने बनाई होती हैं, हम उसको ऑटोमेट करते हैं। वी आर यूजिंग एयरफ्लो, प्रीफेक्ट, क्यूब फ्लो पाइपलाइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी हमारे पास काफ़ी सारे ना ऑटोमेशन के, ऑर्केस्ट्रेशन के हमारे पास टूल होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, जिनकी मदद से हम ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉडल गवर्नेंस और कंप्लायंसेस। इस स्टेज पे जाके आप मॉडल, जब आपके पास ये सारी स्टेज, ये सारा प्रोसीजर, ये पूरा लाइफ साइकिल सर्कुलर वे में काम कर रहा होता है, तब आप क्या करते हैं, आप उसके वर्जनिंग के ऊपर आप उसकी मॉडल रजिस्ट्री बना देते हैं। जो बेस्ट मॉडल अभी तक ट्रेन हुए हैं, आप उनको सेव कर देते हैं। आप ट्रैक करते हैं कि अभी तक कितने मॉडल ट्रेन हुए हैं, आपके बेस्ट मॉडल की बेस्ट एक्यूरेसी क्या थी, सबसे वर्स्ट एक्यूरेसी क्या थी। तो ये सारे जो चीज़ें होती है ना, अब इस स्टेज पे आके आता है हमारे पास ML फ्लो। उसके अलावा और हमारे पास मॉडल DB, और हमारे पास और भी काफ़ी सारे इसके अल्टरनेट्स हैं जो इसके तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉडल रिटायरमेंट, खैर ये स्टेज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसी का ही एक पार्ट है। तो आई विल सजेस्ट कि आपको ये बाकी सारी स्टेजेस का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी सर, ये हम कंटेंट कहाँ से ले सकते हैं, ये जो आप हमें करंट फाइल शेयर करके दिखा रहे हैं? वेल मैंने इससे पहले जो, जब मेरा लेक्चर एक कंप्लीट हुआ था, तो उसकी मैंने फाइल स्लैक पे शेयर कर दी थी ग्रुप पे, ML ऑप्स वाले। तो ये चूंकि आज ये कल ये हाफ रहता था, तो मैंने इसलिए फाइल शेयर नहीं की। तो अभी मैंने जब जैसे ही कंप्लीट हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आज की डेट में ये अभी शेयर कर दूंगा। तो सर प्लीज अगर आप गिटहब पे डाल के शेयर कर दें, स्लैक पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ओके ओके, चले मैं गिटहब पे शेयर कर दूंगा। एनीथिंग एल्स? एक क्वेश्चन ये है कि एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग और मॉडल मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस है? एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग में और मॉडल मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक्सपेरिमेंट की जो टर्म बोलते हैं हम, ये काफ़ी ज़्यादा जेनेरिक है। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास पाइपलाइंस के फ्लो आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमने उसके क्या कहते हैं, हमने उसके अंदर डाटा के डायरेक्टरीज, जो हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंशन किया है, उस पे हमारे पास जो वेरिएशन आया, उसमें वेरिएशन आती है अगर हमने उसको कोई चेंज किया है, या हमने उसके क्या कहते हैं वर्क फ्लो के साथ छेड़छाड़ की है। तो इस पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ इसको रेफर करते हैं एज एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, बिकॉज उसके अंदर हमारे पास हर चीज़ आ रही है, हमारे पाइपलाइन के स्ट्रक्चर से लेकर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से लेकर डाटा की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स हैं। तो उसमें चाहे हम कोड के साथ जो भी कर रहे हैं, और उसके अलावा हम अगर किसी पर्टिकुलर पाइपलाइन के किसी ऑटोमेशन टूल के साथ हम उसमें चेंजिंग्स कर रहे हैं, तो वो सारी जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना हमारे पास, उसको हम जेनेरिकली यूज़ करते हैं VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम से, या गिट से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग नॉर्मली हम उसमें VCS गिट को यूज़ करते हैं। और जहाँ पर बात आती है मॉडल मॉनिटरिंग का, है आपने शायद दूसरा हाँ, आपका क्वेश्चन मॉडल मॉनिटरिंग, हाँ हाँ। मॉड जी जी। तो मॉडल मॉनिटरिंग की जहाँ तक बात आती है, तो उसमें हम पर्टिकुलरली सिर्फ DVC का यूज़ करते हैं, क्योंकि DVC जो होता है हमारे पास, वो सोर्स कोड से ज़्यादा दो चीज़ों को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर वन चीज़ जो होती है वो होता है आपका डाटा, कि आपने आपके डाटा के कितने वेरिएंट्स हैं, आपने कौन से वर्जन के ऊपर आपने क्लीनिंग की है। अगर फर्ज करें आपने एक क्लीन्ड है, एक अनप्रोसेस्ड है, एक प्रोसेस्ड है, तो आपके पास डिफरेंट स्टेजेस हैं उस डाटा की। तो आप पहली चीज़ तो आप डाटा की स्टेजेस को भी ट्रैक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आप क्या करते हैं, आप मॉडल के वर्जन्स को भी ट्रैक करते हैं, कि आपका पहला वर्जन ये था, उसके बाद सेकंड जो वर्जन है आपके पास ये था। क्योंकि DVC सिर्फ दो मेजर चीज को ज्यादातर डील करता है, उनमें से एक चीज होती है आपका डाटा, और दूसरा होता है मशीन लर्निंग मॉडल या डीप लर्निंग मॉडल। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों के टूल्स, अगर मैं लेट्स सपोज एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग मुझे करनी है, टूल्स कौन से मैं सजेस्ट करेंगे आप उसके लिए? अगर आपने सिंपल एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग करती हैं, तो VCS गिट आपके लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। गिट लैब, गिट क्रैकन, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने पर्टिकुलरली सिर्फ मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रैक करना है, तो आपके पास DVC भी है, आपके पास ML फ्लो भी है। उसके अलावा आपके आपके पास और भी काफ़ी सारे टूल हैं, लेकिन ये मेजर टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स भी हैं। इनके लिए आपको कोई वो करना नहीं पड़ता। सो ये टूल है हमारे पास जो मॉडल ट्रैकिंग के लिए है। और गिट के लिए नॉर्मली आप एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए VCS को यूज़ कर सकते हैं। वो एक जेनेरिक है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उसमें दे सकता है, और उससे आप यूज टू भी है।
राइट। ठीक है सर, थैंक यू। हम मीटिंग को एंड करते हैं, कल कंटिन्यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।